हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं TY BCom का सब्जेक्ट जिसका नाम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एंड हम अभी टॉपिक्स कर रहे हैं जो है WTO एग्रीमेंट्स। ठीक है, आज उसमें हमारा रहेगा इस चैप्टर में हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 8। दो एग्रीमेंट्स WTO के काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन 4 हमें इम्पॉर्टेंट जो है पढ़ने हैं। उसमें से 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए लास्ट सेशन में। ट्रिप्स हमने पढ़ा एंड ट्रिम्स हमने पढ़ा। ठीक है, ट्रिप्स था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड एंड ट्रिम्स जो था वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। वो 2 हमने इन डिटेल पढ़े। अभी आज के सेशन में हम करेंगे गेट्स के बारे में। ठीक है, गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन इन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है, सर्विसेज की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज। अभी जो सबसे पहले WTO के भी पहले गेट था, ठीक है, GATT। वहाँ पे सिर्फ ट्रेड के बारे में सोचा गया था, गुड्स के बारे में सोचा गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ब्रॉड वे में सोची गई कि भाई खाली गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है, सर्विसेज भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी सोचना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें सोची गई। उसमें सर्विसेज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और हमारे इंडिया में तो गुड्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा आगे हैं, हमारा इंडिया उसमें ज़्यादा आगे है। अभी यहाँ पे क्या सोचा गया इन गेट्स कि सर्विसेज के जो भी सर्विसेज के लिए जो भी बैरियर्स है वो हटा दिए जाएंगे या रिड्यूस कर दिए जाएंगे। उससे क्या होना है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो सर्विसेज फील्ड में है, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, एंड उसके ज़रिए क्या होना है, उनकी कंट्री में ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगा। नाउ GATS गेट्स एग्रीमेंट, इट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है, सर्विस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू लिबरलाइज और ओपन अप द सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर पे से जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाना है। Now, while the overall goal of GATS is to remove barriers to trade in service, members are free to choose which sector are to be progressively liberalized, which mode of supply would apply to a particular sector, and to what extent that liberalization will occur over a given period of time. ठीक है, यहाँ पे मेन गोल क्या है इस एग्रीमेंट का कि सर्विसेज जो ट्रेड हो रही है, ठीक है, एक दूसरे कंट्रीज़ में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, उस पे से बैरियर हटाना, ये इसका मेन गोल है। बैरियर हटाने से क्या होना है, सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बैरियर्स हटाने के लिए जो मेंबर कंट्रीज़ है वो खुद से फ्रीली सिलेक्ट कर सकती है कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा लिबरलाइज करना है, किसको कम करना है। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक लिबरलाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें वो खुद से सोच सकते हैं। नाउ members' commitment are governed by ratchet effect. Commitments are one way and are not to be wound back once entered into. The reason for the rule is to create a stable trading climate. इसका मतलब क्या कि किसी कंट्री ने सोचा हुआ है कि भाई पर्टिकुलर कोई सर्विसेज है, उसे हम लिबरलाइज करेंगे। ठीक है, उसने एक बार सोच लिया कि कहाँ तक लिबरलाइज करना है, यानी कि कितने बैरियर्स उस पे से हटाने हैं वगैरह वगैरह, उसने जो एक बार सोच लिया और एप्लीकेबल कर दिया, तो फिर वो चीज़ रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, अभी ऐसा सोचा गया कि चलो 70% लिबरलाइजेशन करना है पर्टिकुलर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। फिर ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद उसने सोचा कि नहीं वो परसेंटेज अभी कम कर दो या बढ़ा दो, या नहीं, एक बार जो डिसाइड हो गया, कमिटमेंट हो गया, तो फिर उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। नाउ अभी यहाँ पे
4 मोड्स ऑफ सप्लाई बताए हैं उन लोगों ने, ठीक है। द गेट्स एग्रीमेंट कवर्स 4 मोड्स ऑफ सप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। सप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस यानी कि क्या, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विस दी जा रही है, मतलब सप्लाई फॉर द डिलीवरी, सप्लाई हो रही है सर्विसेज, ठीक है। यहाँ से वहाँ एक कंट्री से बी कंट्री में सर्विस दी जा रही है, सो वहाँ पे डिलीवरी हो रही है सर्विस की, ठीक है। नाउ अभी इसके 4 मोड्स रहेंगे। सो सबसे पहला मोड हम देखते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। सबसे पहला मोड, अभी यहाँ पे सर्विस इज डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर फ्रॉम टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर। अभी सप्लायर प्रेजेंस की बात करते हैं, ये सिचुएशन बताया उन लोगों ने, क्राइटेरिया। सप्लायर प्रेजेंस, सर्विस सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर, यानी कि अभी यहाँ हम ऐसे समझे कि ए कंट्री है एंड बी कंट्री है, ठीक है। सर्विस इज डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, ठीक है। यहाँ पे सर्विस दी गई, यहाँ से बी कंट्री से ए कंट्री में सर्विस दी गई, ठीक है। टीचिंग सर्विस होगी या फिर हम कहें कंसल्टिंग है या डिज़ाइनिंग सर्विस है, व्हाटएवर। यहाँ से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई, ऑनलाइन की गई समझ लो, हाँ सर्विस यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से दी गई। अभी सर्विस सप्लायर कहाँ है, विद इन सर्विस सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर। यहाँ पे सर्विस सप्लायर नहीं है, सर्विस सप्लायर यहाँ है, जो इंसान सर्विस दे रहा है, मतलब टीचर मान लो यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ पे है, यहाँ सर्विस मिल रही है, और सप्लायर यहाँ पे है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। चलिए अभी नेक्स्ट मोड हम देखते हैं, मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड, ठीक है। मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड यानी कि सर्विसेज के कंजम्पशन की यहाँ पे बात की है। देखिए अभी ये पहले वाला जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ए वाला बी वाला, यहाँ से यहाँ सर्विसेज जा रही थी, सप्लायर यहाँ पे है, सो यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, कंजम्पशन इधर ही हो रहा है। यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे बी कंट्री है जहाँ पे टीचर अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे किसी स्टूडेंट के पेरेंट है, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है टीचर, लेकिन स्टूडेंट अवेलेबल है सी कंट्री में, स्टूडेंट तो उनका बच्चा सी कंट्री में है, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंजम्पशन अब्रॉड, सर्विसेज डिलीवर्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ मेंबर। इसने यहाँ पे सर्विस दी, लेकिन सर्विस कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द टेरिटरी, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ मेंबर इन द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर टू अ सर्विस कंज्यूमर ऑफ द मेंबर, ठीक है। कंज्यूमर किसका है, सर्विस कंज्यूमर इसका ही है, लेकिन सर्विस कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, अनदर मेंबर की टेरिटरी में, ठीक है। सो ये हो गया कंजम्पशन अब्रॉड। अभी यहाँ पे सप्लायर प्रेजेंस की बात करें तो सर्विस सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर, सप्लायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नाउ मोड 3 की बात करें, सो कमर्शियल प्रेजेंस यानी कि क्या, कोई एक कंपनी है अब्रॉड में और उसकी हम कहें कि उसकी ब्रांच हमारी कंट्री में भी है, उसका कमर्शियल प्रेजेंस है और वो सर्विस दे रहा है। नाउ सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ द सप्लायर। देखिए सर्विस सप्लायर प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर, यानी कि मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, कोई फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी कंट्री में भी उसका ब्रांच है और वो हमारे ही यहाँ किसी को सर्विस दे रही है। सो सर्विस इज डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर, हमारे ही यहाँ सर्विस मिल गई थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ द सप्लायर। सप्लायर कमर्शियली प्रेजेंट है हमारी कंट्री में और उसने यहीं पे सर्विसेज दे दी। नाउ मोड 4 प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल पर्सन। अभी कमर्शियल प्रेजेंस की हम बात नहीं कर रहे, किसी कंपनी का ब्रांच यहाँ है वैसा हम बात नहीं कर रहे। प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल पर्सन यानी कि टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है, कोई इंसान जो कंसल्टिंग सर्विस दे रहा है,
ठीक है। सो इंसान खुद प्रेजेंट होके सर्विस दे रहा है, ठीक है, किसी डॉक्टर ने सर्विस दी, टीचर ने सर्विस दी। सो सर्विस इज डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर विथ सप्लायर प्रेजेंट एज अ नेचुरल पर्सन। सो ऑफकोर्स यहाँ पे सर्विस सप्लायर प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर, सर्विस सप्लायर प्रेजेंट है तभी ये चीज़ पॉसिबल है। सो 4 मोड्स ऑफ सप्लाई हो गए अंडर गेट्स। नाउ अभी इसके इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। इम्प्लीकेशन सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। उसमें सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ड्यू टू द गेट्स एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। ये जो बैरियर्स हटाए गए सर्विस ट्रेड इन सर्विस के ऊपर से, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ। For instance, India's service exports has increased from $52 billion in 1995, first years of WTO, to $208 billion in 2018-19। ठीक है, हमारे इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो ऑफकोर्स फ़ायदा हुआ ही हुआ है, उसमें तो हमने ग्रो किया ही है। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ सर्विस सेक्टर। The growth of service sector has been tremendous since the entry of private sector. For instance, in India, the mobile wireless subscribers were 1.2 billion in January 2020. ठीक है, क्या कहा उन लोगों ने? The growth of service sector has been tremendous since the entry of private sector. काफ़ी सारे हम कहे बिजनेसेस ऐसे रहे जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो गई। ठीक है, जैसे हम कहें इंश्योरेंस का हम एग्जांपल ले। पहले वो बिज़नेस गवर्नमेंट ही चलाती थी, अभी ऐसा नहीं है, अभी प्राइवेट सेक्टर की भी वहाँ पे एंट्री हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सर्विसेज एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। द गेट्स एग्रीमेंट हैज़ ओपन अप द सर्विस सेक्टर टू प्राइवेट फर्म्स एंड ऑल्सो टू द फॉरेन फर्म्स। प्राइवेट फर्म तो है, जैसे हम इंश्योरेंस सर्विस की बात करते हैं, सो पहले गवर्नमेंट ही खाली देती थी वो सर्विस, अभी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आ गया, वो भी सर्विस देता है। साथ ही एफडीआईज भी अलाउ किए गए, सो फॉरेन फर्म की भी एंट्री हो गई है वहाँ पे। नाउ दस द गवर्नमेंट नो लॉन्गर एंजॉयज मोनोपोली इन द सर्विस सेक्टर लाइक इंश्योरेंस, टेलीकॉम, airlines, etc. This has led to improvement in customer service because प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज। कस्टमर को काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई सर्विस में, एंड दूसरा फॉरेन फर्म की भी एंट्री हुई है। सो कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिलती जा रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो प्राइवेट फर्म्स है, फॉरेन फर्म्स है, वो प्रोफेशनली काम करते हैं अच्छे से, सो कस्टमर्स का फ़ायदा हो रहा है। ये रहा पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट गेट्स एग्रीमेंट हैज रिजल्टेड इन स्टिफ कंपटीशन बिटवीन द डोमेस्टिक फर्म एंड फॉरेन फर्म्स। The foreign firms aggressively promote their products due to the availability of huge resources. ये फॉरेन फर्म्स क्या कर रहे हैं, उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज को ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं। सो क्या हो रहा है, बेचारे हमारे डोमेस्टिक फर्म्स compete नहीं कर पाते उनके साथ, तो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो रहा है। अभी दूसरा है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। Critics point out that GATS agreement has resulted outflow of foreign exchange on account of dividends, interest and profit. ठीक है, कोई कंपनी है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, ठीक है, ABC कोई कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ पे, सो क्या होना है, वो बिज़नेस अच्छा चलेगा नो डाउट, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसे रिटर्न में कुछ तो देना होगा, डिविडेंड मिलेगा उसे, प्रॉफिट शेयर होगा उससे। तो क्या हो रहा है, हमारे तो पैसे जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है,
आउटफ्लो हो रहा है। सो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन बताया गया है। हाउएवर दिस क्रिटिसिज्म इज नॉट जस्टिफाइड एज फॉरेन फर्म्स ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बाय वे ऑफ FDI। फिर भी हम कुछ हद तक नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, फॉरेन फर्म्स थ्रू FDI हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज लाते ही है। ठीक है, सो ये दो रहे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ गेट्स। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्रीमेंट पढ़ते हैं, दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे सोचा गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोचा गया, उनमें टैरिफ बैरियर हटाने के लिए सोचा गया। ठीक है, हमारी कंट्री से भी काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, काफ़ी सारे। नाउ द AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्स एट प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ मेजर्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें करके एग्रीकल्चरल ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं ये लोग पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क्या किया जाएगा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है वगैरह इंपोर्ट होता है, तो उस पर ड्यूटीज़ लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटीज़, तो उसे रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कर दो, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सो उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए जो सब्सिडीज़ दी जा रही है बाय गवर्नमेंट, यानी कि कुछ जो भी फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है बाय गवर्नमेंट, सो वो कम कर दी जाएगी। कम कर दी जाएगी, उससे क्या होगा कि वो लोग कंपटीशन करेंगे अदर फर्म्स से अच्छे से। सो ये करना है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डोमेस्टिक सपोर्ट इंसेंटिव्स। ठीक है, ये डोमेस्टिक सपोर्ट इंसेंटिव्स कम कर दिए गए। नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स। मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाएगा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट के लिए। सो नाउ अभी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस रहे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहे। सो पॉजिटिव देखेंगे पहले। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ AOA is as follows: reduction in tariff duties. Now AOA has reduced the tariff duties on agricultural imports, which made agricultural imported items cheaper, and therefore consumers get better choice of quality farm products at lower prices. ठीक है, मान लो कुछ फ्रूट्स इंपोर्ट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो क्या होगा, उस पर जो टैरिफ लगता है, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है, अभी उसे कम कर दिया गया। तो क्या होगा, वो फ्रूट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, लोअर प्राइस पे इंपोर्ट हो रहा है। सो अभी यहाँ के कस्टमर्स के पास चॉइस है कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी देख सकते हैं एंड इम्पोर्टेड भी, जो उन्हें अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। अगर ये टैरिफ अगर ज़्यादा ही रहेगा तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के प्राइस ज़्यादा रहेंगे, एंड फिर कस्टमर्स क्या सोचेंगे, जाने दो इम्पोर्टेड नहीं लेना है, हम डोमेस्टिक ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक फ़ायदा हो गया, रिडक्शन इन टैरिफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मार्केट एक्सेस। नाउ AOA agreement has increased market access for imported agricultural items. This has increased the availability of quality farm products to the कंज्यूमर्स। अभी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मार्केट्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट एक्सेस बढ़ गया इन प्रोडक्ट्स का, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स के पास चॉइस अवेलेबल हो गई कि उन्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लेना है। सो ये भी एक फ़ायदा हो गया, कस्टमर को भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, now next positive implication is reduction in export subsidies would enable the exporters of all countries, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, of all countries to compete effectively in the world market। ठीक है, सारे ही मेंबर कंट्रीज ने क्या किया,
खुद सारे मेंबर कंट्रीज़ जो खुद के कंट्री में एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दे रहे थे बिजनेसेस को, वो उन्होंने कम कर दी, हटा दी, सब्सिडीज़ नहीं मिल रही है। उसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन इफ़ेक्टिव हो गया, ठीक है, सारे कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन इफ़ेक्टिव हो गया। सो नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव implication is reduction in domestic support incentives from government may compel the farmer to use latest technology and improve methods of cultivation to improve quality and to reduce cost। ठीक है, गवर्नमेंट जो कुछ हेल्प कर रही थी फार्मर्स को या बिजनेसेस को, तो वो बंद कर दिया उन्होंने। तो अभी ये फार्मर्स को या बिजनेसेस को मार्केट में टिके रहना है इंपोर्टेड प्रोडक्ट के सामने। सो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा फार्मिंग करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्रूव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो कस्टमर का भी फ़ायदा होगा एंड उनका भी फ़ायदा है। सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें रही ऑफ AOA। नाउ नेगेटिव इम्प्लीकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है। जैसे रिडक्शन इन टैरिफ ड्यूटीज़ would make agricultural imports cheaper and therefore may affect the farmer in developing countries like India as consumer may prefer imported items। देखिए पॉजिटिव साइड भी हम इसमें सोच रहे थे कि टैरिफ ड्यूटीज़ कम हो रही है, सो क्या हो रहा है, कस्टमर को लोवेस्ट प्राइस में इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है, उनके पास चॉइस बढ़ गई है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम फार्मर की साइड से सोचें तो ये नेगेटिव चीज़ है ना, उनके लिए तो खतरा हो गया। अभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो कम प्राइस में मिलने लगेगा, तो फिर हमारे इंडियन फार्मर्स का क्या होगा, ठीक है, इंडियन फार्मर्स यानी हम कहें डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स है या बिजनेसेस है, उनका क्या होगा, उनका तो नुकसान हो जाएगा। सो रिडक्शन इन टैरिफ ड्यूटीज़ ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मार्केट एक्सेस। अभी ये भी एक तरीके से नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। Increase in market access of agricultural items which were earlier restricted from imports may affect domestic farmers as consumer may prefer imported agricultural items which are normally of better quality। सेम जो वहाँ पे हम पॉजिटिव सोच रहे थे कि कस्टमर के लिए अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का मार्केट एक्सेस बढ़ गया है, सो कस्टमर अच्छे से चॉइस कर सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे वही चीज़ नेगेटिव भी सोची गई है फार्मर की तरफ से, ठीक है। उनके लिए तो अभी पहले के ज़माने की जैसी सोच नहीं है लोगों की कि चलो कम प्राइस में मिलता है वो प्रोडक्ट ख़रीद लो। अभी आज के लोग क्या सोचते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट ख़रीदो, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो हम वही लेते हैं, वही क्वालिटी में अच्छा होगा। सो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स के लिए ये बात अच्छी नहीं है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन है उनके लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज may affect the exporters of developing countries as their prices are higher in the world market। The exporters of developed countries quote lower price because of huge subsidies which they got from their government। ठीक है, हमारी कंट्रीज़ के प्राइसेस हायर हो जाते हैं कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, सो वो लोग कम प्राइस में बेच देते हैं उनके प्रोडक्ट को और हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाते क्योंकि हमारा हाई प्राइस हो जाता है। सो रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, ठीक है। अब सब्सिडीज़ नहीं मिल रहा है फार्मर को, सो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट पे हाई प्राइस तो लगाएगा ही, तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप कंट्रीज़ में सब्सिडी मिल रही है, सो वहाँ पे क्या होगा, वो उसके प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे बेच सकता है, सो उसके तो प्रोडक्ट बिक रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन इन डोमेस्टिक सपोर्ट। रिडक्शन इन डोमेस्टिक सपोर्ट, बैनिंग ऑफ रेड बॉक्स सब्सिडीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्बर बॉक्स सब्सिडीज may affect the domestic farmer and exporter of developing countries as the cost of agricultural produce may be higher in the absence of domestic subsidies। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ देती है फार्मर्स को, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है,
फार्मर्स उस सब्सिडीज़ मिलने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं लोगों से, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है ना, सो उनकी कॉस्ट कम है, सो इसके लिए वो सामने कम प्राइस चार्ज करते। लेकिन वही सब्सिडी अगर हटा दी जाए तो क्या होगा, फार्मर के लिए कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, सो वो सामने प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा कस्टमर से। सो अभी इन सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें, सो अलग अलग कैटेगरी की सब्सिडीज़ डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। सो उसमें रेड बॉक्स है, ठीक है, एम्बर बॉक्स है। सो अभी ये जो रेड बॉक्स सब्सिडी था उसे तो हटा ही दिया गया कि वो सब्सिडी तो नहीं मिलेगा, और ये जो सब्सिडी है एम्बर बॉक्स वो मिल रहा है, पर फिर भी ऐसा मानना है कि उसे भी हटा देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है। सो ये अफेक्ट करता है डोमेस्टिक फार्मर को एंड एक्सपोर्टर को, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी ना मिलने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। सो उन्हें हाई प्राइस चार्ज करना पड़ता है कस्टमर से, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं पाता है। सो ये एक हो गया नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ AOA, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ख़त्म कर लिए WTO के चारों एग्रीमेंट्स, ठीक है, 2 प्रीवियस सेशन में किए थे, 2 इसमें हमने किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड फॉर ओवरसीज मार्केट रिसर्च, ठीक है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। सो मिलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।